हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोशन ऑनलाइन। हमने लास्ट क्लास में मादा जननांग की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ लिया था। आंतरिक संरचना पढ़ लिया था, कर लिया था। अब हम मादा जननांग के बाह्य जननांगों की बात कर रहे हैं। बाह्य जननांग का मतलब हमने देखा था कि वैसे तो मादा का जो जननांग है वो निचले उदरीय भाग में स्थित है, और निचले उदरीय भाग में स्थित होने के बाद इसके अंदर आराम से हम अगर सोचें तो यहाँ पे जो निषेचन की जगह है और अंड के विमोचन की जगह, ये दोनों जगह क्या है? अलग अलग। तो सीधी सी बात है, अंड कोशिका को निषेचन स्थल तक ले जाने के लिए नलिका चाहिए होंगी, सहायक जननांग चाहिए होंगी। वो नलिकाएं तो अंदर ही हैं, बाह्य जननांग की बात कहां से आ गई? लेकिन नहीं बेटा, मादा की जब हम बात करते हैं तो मादा के आंतरिक जननांग के साथ साथ बाह्य जननांग भी होते हैं, है ना। आप ये सोच के चौंक जाओगे कि अगर मैं बोलूं तो मादा के अंदर उनकी जो स्तन ग्रंथियां हैं वो भी उनके सहायक जननांग और सहायक ग्रंथियों में आती हैं, है ना। थोड़ा चौंकने वाली बात मैंने जानबूझ के भी बताया नहीं कि आपका कंफ्यूजन ना हो। हमें इस अध्याय में प्रॉपरली स्तन ग्रंथियों का भी अध्ययन करना है। तो मैं आपको सिखाऊंगा कि वहां से कौन से हार्मोन का स्रावण हो रहा है और वो कैसे जननांगों के ऊपर क्या प्रभाव डाल रही है और क्यों हमने ऐसा बोला, हम सीखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम सीखते हैं क्या? मादा जननांग के बाह्य जननांगों के बारे में। जैसे हम बाह्य जननांग की बात करते हैं, हमने पिछले क्लास में पढ़ लिया था बाह्य जननांग में कौन कौन सी संरचनाएं आती है। पिछले क्लास में बता दिया था बाह्य जननांग में क्या क्या संरचना आती है। यहाँ पे सीख रहे हैं, जब हम बाह्य जननांग को देखते हैं तो मादा के बाह्य जननांग में, कहाँ पे? मादा के बाह्य जननांग में क्या क्या संरचनाएं आती हैं वो नाम हमने सीख लिया था। लेकिन आज मुझे आपको कुछ बताना है। वो क्या है जरा सुनिए। हमने लास्ट क्लास में गर्भाशय के नीचे एक ग्रीवा बनाई थी। ये था, ये है गर्भाशय। यस और नो? गर्भाशय के नीचे गर्भाशय की ग्रीवा बनाई थी और ग्रीवा के नीचे एक जगह बनाई थी ऐसे। याद आ रहा है? और यहाँ पे ये इस जगह को हम बोल रहे थे योनि। ये हो गई गर्भाशय ग्रीवा, ये हो गई योनि। यहां तक बात समझ में आ गई? इसे हम बोल रहे थे योनि छिद्र। याद आ रहा है? तो जब हमने आंतरिक संरचना बनाया था तो कुछ ऐसा दिखाया था, लेकिन जब हम इसे शरीर के बाहर से देखते हैं, मादा शरीर में जब हम इस संरचना को बाहर से देखते हैं तो हमें ये संरचना बड़ी ही स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। जरा देखिए यहां पे कैसे। कुछ इस तरीके से लेंस शेप का द्विवर्तुक दिखाई देता है। थोड़ा छोटा है, बड़ा करने दो, थोड़ा सा इसका साइज बड़ा कर लेते हैं। इस तरीके से हमें ये द्विवर्तुक या लेंस शेप का दिखाई देता है ना, दोनों तरफ से ऐसे दबा हुआ। और इसके अंदर पाई जाती है कुछ संरचनाएं। मैंने बोला आपको बहुत स्पष्ट रूप से ये संरचनाएं दिखती हैं। जब आप इसके देखते हैं तो इसके अंदर क्या क्या चीजें आपको दिखने वाली हैं, जरा देखिए। यहाँ पे दो ओपनिंग पाई जाती है, दो ओपनिंग है यहाँ पे। एक ऐसा ऊपर वाले हिस्से में, एक ऐसा नीचे वाले हिस्से में। ये जो ऊपर वाला ओपन दिख रहा है बेटा, ये जो ऊपर वाला आपको मुख दिख रहा है, ये है मूत्र नलिका। ये क्या है? ये है मूत्र नलिका। और इस मूत्र नलिका के पास, इस मूत्र नलिका के पास छोटा सा इस मूत्र नलिका के पास यहाँ पे छोटा सा ये है एक ओपनिंग, है ना। इस ओपनिंग से, इससे तो आपका
मूत्र नलिका है या मूत्राशय है, मूत्राशय पीछे यहाँ से आपका मूत्र निकलता है। ये वाली जो ओपनिंग है इसे हम बोलते हैं योनि छिद्र। जब आप इस संरचना को देख रहे होते हैं, मूत्र नलिका और योनि छिद्र की संरचना को, तो यहाँ पे जो योनि छिद्र है, योनि छिद्र के ऊपर एक कवरिंग पाई जाती है, पतली सी झिल्ली के जैसे हल्के लाल रंग की एक कवरिंग पाई जाती है जो इस योनि छिद्र को बंद करके रखती है। जो क्या करती है, इस योनि छिद्र को बंद करके रखती है। जरा ध्यान से देखना, मैं जब इसको भर रहा हूं तो मैंने पूरा नहीं भरा है। इसके पीछे भी एक राज की बात है, क्या बोलते हैं, और ये बड़ा मजेदार मसाला है, इसके बारे में आप सब लोग जानते हैं। ये जो संरचना है, इस संरचना को हम बोलते हैं योनि आक्षद। क्या बोलते हैं, योनि आक्षद। समझिए, जब आप ये देख रहे हैं पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, तो ये वो संरचना है जो बाहर से दिखाई देता है। अंदर कैसा है पूरा का पूरा, अंदर वाला ये है, बाहर से ये दिख रहा है ऐसा। ये ओपनिंग है वो ये है बेटा, ये जो लाल रंग से मैं अब दिखा रहा हूं, ये योनि छिद्र। ये योनि छिद्र यहाँ पे गोल दिखाया है, ये वास्तव में कैसा है, ऐसा दिख रहा है। लेन शेप ओपनिंग के बीच में एक छोटी सी ओपनिंग है जिसे बोल रहा है योनि छिद्र। इसी जगह से पुरुष का जो जननांग है, वो पुरुष का शिशन मादा के अंदर घुसता है और यहीं से इनसेमिनेशन होता है, यहीं से उसका वीर्य मादा के अंदर निकाला जाता है। इसको घेरा गया है योनि आच्छद से। इसे हिंदी में हाइमन, मतलब अंग्रेजी में इसे हाइमन भी बोलते हैं। देखिए बहुत मजेदार सी बात है, हाइमन के ऊपर या योनि आच्छद के ऊपर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, वहां पे लिखा हुआ आपको मिलेगा कि ये जो योनि आच्छद या हाइमन है जो इसको कवर करता है, ये दोनों संभव है। कभी कभी ये पूर्ण रूप से कवर करता है, कभी कभी ये आंशिक रूप से, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में इसकी जो कवरिंग है ये आंशिक रूप से इसको कवर करता है। कैसे कवर करता है, आंशिक रूप से कवर करता है इसको। ये इसको आंशिक रूप से ढकता है। कैसे ढकता है ये योनि आच्छद, इसको आंशिक रूप से ढकता है। ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया, आंशिक रूप से। ध्यान से सुनिए, एक बहुत बड़ी विडंबना है हमारे भारत देश में, या जो लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर किसी भी महिला ने सहवास किया है किसी पुरुष के साथ, किसी भी महिला का सहवास हुआ है किसी पुरुष के साथ, या शुद्ध भाषा में बोले तो सेक्स हुआ है, तो सेक्स के टाइम पे ये जो योनि आच्छद है, जो हाइमन है, ये फट जाता है, ये रप्चर हो जाता है। और इसी को लोग बोलते हैं कि ये वर्जिनिटी का सूचक है कि क्या उस महिला का कभी सहवास हुआ है या नहीं हुआ, ये हम समझ सकते हैं इस हाइमन को देख के। लेकिन मैंने क्या बोला, ये बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। लोग ऐसा सोचते हैं कि ऐसा होता है, लेकिन ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। क्योंकि आप जब एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी ये बात बहुत क्लियर लिखती है कि खेल कूद के वजह से कोई महिला जो खेल कूद में बहुत ज्यादा भागीदारी लेती है, या कभी कोई चोट लग गई, नुकीली चीजों से लगने की वजह से भी ये चीजें क्या हो जाती हैं, फट जाती हैं। ये नहीं, एक बात और बढ़िया से सुनो, कभी कभी तो कुछ महिलाओं में ऐसा भी पाया गया है कि उनके यहां सहवास के बाद भी हाइमन जैसे पहले था वैसे ही पाया जाता है। तो अब आप समझिए बात में क्या कहने जा रहा हूं। पहला बोला कि सहवास के टाइम पे ही फटे जरूरी नहीं है, खेल कूद के, घुड़सवारी करने से, साइकिल चलाने से, बहुत तेज दौड़ने से, कूदने से भी फट जाता है। दूसरा बोला भाई सहवास करने के बाद भी कभी कभी नहीं फटता है। इसका मतलब आप समझे क्या है, इसका मतलब कि ये जो योनि आच्छद या हाइमन है, ये वर्जिनिटी का सूचक नहीं हो सकता है ना। इसका फटा होना या इसका फटा ना होना ये कभी भी कहीं से ये स्पष्ट रूप से नहीं दर्शाता है कि उस महिला का सहवास हुआ है या नहीं हुआ। और इसके ऊपर आपके बोर्ड में सवाल भी आते हैं। आइए आप लोगों को एक क्वेश्चन करके बताता हूं। एक क्वेश्चन बनाते हैं और इसका आंसर देते हैं। प्रश्न,
किसी मादा में योनिआक्षत किसी मादा में योनिआक्षत उसके वर्जिनिटी का सूचक है। उसकी वर्जिनिटी का सूचक है। उपरोक्त कथन सत्य या असत्य है स्पष्ट करें। इसका क्या करें? स्पष्टीकरण दें, 2 मार्क्स। ये आ सकता है, बहुत बढ़िया सवाल है। इसका स्पष्टीकरण दें। तो हमने क्या सीखा? हमने अभी अभी पढ़ा कि नहीं भैया ऐसा नहीं है, तो उसका उत्तर लिखेंगे नहीं। नहीं योनिआक्षत के मदद से योनिआक्षत की सहायता से वर्जिनिटी का पता नहीं लगाया जा सकता। पहले तो हमने ये बोला कि नहीं भैया ऐसा नहीं है, वो मतलब ये पता नहीं लगाया जा सकता, मतलब ये सूचक नहीं है। पहले तो इसका जवाब दिया, फिर उन्होंने बोला स्पष्ट करें। स्पष्टीकरण कैसे करेंगे? स्पष्टीकरण के लिए पॉइंट नंबर 1 खेल कूद, साइकिल, घुड़सवारी अथवा चोट, नुकीली चीज लगने से भी, कोई नुकीली चीज लगने से भी योनिआक्षत फट सकता है। क्या हो सकता है? ये फट सकता है। चोट लगने से भी क्या कर सकते हैं? इससे बोल सकते हैं कि ये फट सकता है, ये फट गया। दूसरा, सहवास के पश्चात भी योनिआक्षत पाया जा सकता है। 2 चीजें, नुकीली चीज लगने से फट सकता है और सहवास के बाद भी पाया जा सकता है। तो यहां से उपरोक्त बिंदुओं से यह स्पष्ट होता है उपरोक्त बिंदुओं से यह स्पष्ट होता है कि योनिआक्षत वर्जिनिटी, असंभोगता, असहवासता या असंभोगता
सूचक नहीं है। स्पष्ट हुआ? ये पहला पॉइंट हमने जो पढ़ा इसमें हाइमन के ठीक पहले जब आप ये संरचना देख रहे हैं तो ये जो आपको लेंस के जैसे जो द्विवर्तुक संरचना दिख रही है, इस संरचना को हम नाम देते हैं भग। इस संरचना को हम क्या नाम देते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं भग बोलते हैं, है ना। ये जो हिस्सा दिख रहा है इसे बोला जाता है भग। जब आप इस संरचना को और डिटेल में देखते हैं और अच्छे से तो आपको समझ में आता है कि इसके ठीक ऊपर ये जो भग वाला हिस्सा, इसके ठीक ऊपर मांसल मतलब मस्कुलर मांस का एक कवर होता है छोटा सा ऐसा, जो मोटा मांसल संरचना है, एक मोटी सी मांस की बनी संरचना है ऐसी, राइट। यहाँ पे जो लाल रंग का दिखाया है ये, इसे हम लोग बोलते हैं भग। ये भग के चारों तरफ है मांसल संरचना जो इसको रक्षा दे रहा है। एक तो ऐसा होता है छोटा थोड़ा सा, और एक ऐसा ही मांसल संरचना बड़ा सा भी है ऐसे। दो संरचनाएं, ये मांसपेशियों की थोड़ी मोटी सी संरचना जिसका काम है इस भग को सुरक्षित रखना, कि कोई भी अगर चोट लगे जर्क लगे तो डायरेक्टली यहां ना लगे। इसका काम है इसको सुरक्षित रखना। भग के दोनों तरफ हैं और इस भग की रक्षा कर रहे हैं। तो इसमें जो अंदर वाला है, इस अंदर वाले को जो लाल रंग से दिखाया है, ये छोटा है, इसलिए हम इसे बोलते हैं बच्चों लघु भगोष्ठ। क्या बोलते हैं? लघु भगोष्ठ। और जो बड़ा वाला जो इसका संरचना है जो इसकी रक्षा कर रहा है, ये बड़ा वाला, इस बड़े वाले को बोला जाता है बृहद भगोष्ठ। इसको बोलते हैं बृहद भगोष्ठ। ये दोनों ही भगोष्ठ क्या करते हैं? ये रक्षा कर रहे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं इस भग की यहां पे। क्लियर? तो अब ये अंदर का स्ट्रक्चर ऐसा है, बाहर का स्ट्रक्चर ऐसा है, आपको अंदर बाहर दोनों जगह से दिख गया। एक जरूरी बात और सुन लीजिए बहुत ध्यान से, ये जो भगोष्ठ जो रक्षा कर रहे हैं, इनके बीच में पाए जाते हैं फैटी टिश्यू, वसीय ऊतक, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा हल्का सा उभरा हुआ दिखाई देता है। वसीय ऊतकों की वजह से ये क्या दिखता है? हल्का सा उभरा हुआ दिखाई देता है। और ये वसीय ऊतक इसमें शॉक एब्जॉर्बर का भी काम करते हैं, कि अगर कभी झटका लगेगा, चोट लगेगा, तो उस चोट को ये वसीय ऊतक क्या करते हैं? उस चोट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ऐसा कि भग को ज्यादा नुकसान ना हो। यहाँ पे क्या भर दिया आपने? यहाँ पे आपने भर दिया वसीय ऊतक। क्लियर? जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है जहां पे ये दोनों जुड़ रहे हैं, ये देखना आप, जहां पे बृहद भगोष्ठ लघु भगोष्ठ जुड़ रहे हैं भग के साथ, वहां पर एक मोटा मांसल संरचना और पाया जाता है। इन्हीं जो मांसल संरचनाएं हैं, इन्हीं के मिलने से यहाँ पे एक मोटी सी मांसल संरचना और बन जाती है। रंग बदल दूं ताकि आपको वो दिख पाए प्रॉपर, कि मैं दिखाना क्या चाहता हूं। ये रंग दिखेगा? नहीं दिखेगा, रुक जाओ, यहाँ पे ये ले लेता हूं। ये जहाँ पे जुड़े हैं, यहाँ पे ऐसा, इन्हीं जो ये दोनों भग आ रहे हैं, इन्हीं के मिलने से एक संरचना बन जाती है ऐसे, मांसल छोटी सी खुरदुरी सी इरेगुलर। अब यहाँ पे तो पेन से बनाने में बड़ी एक जैसी दिख रही है, बट ऐसी है नहीं, ऊबड़ खाबड़ सी संरचना बनती है। इसको हम लोग बोलते हैं क्लाइटोरिस। इसको हम लोग बोलते हैं क्लाइटोरिस। ये क्लाइटोरिस ठीक वैसे ही है जैसे मेल के अंदर, पुरुष के अंदर शिशन पाया जाता है, वैसे ही मादा के अंदर उत्तेजक ऊतक का बना हुआ होता है क्लिटोरिस। ये क्या है? ये इसके अंदर उत्तेजक ऊतक का बना हुआ एक संरचना है। उत्तेजक ऊतक की एक संरचना है जो मादा या महिला के अंदर सहवास के दौरान ये क्लाइटोरिस से ही उत्तेजना महसूस होती है, उसको जो सेक्सुअल डिजायर है वो महसूस होता है। तो ये पूरा का पूरा संरचना, ये अंदर वाला, ये बाहर वाला। अब क्लियर हो गई संरचना? यहाँ पे हमने क्या देखा? एक लेंस शेप का द्विवर्तुक भग है। भग के अंदर दो यहाँ पे मुख है, एक मूत्र नलिका है जहां से मूत्र विसर्जन होता है। नीचे वाले हिस्से में योनि छिद्र है। योनि छिद्र को कवर
कवर किया गया है योनि आच्छद से। कैसे कवर किया गया है? आंशिक रूप से। यह भी सीख लिया कि भाई योनि आच्छद का होना या ना होना, मतलब ये जैसे है प्राकृतिक रूप से वैसे रहे या ये टूट जाए, ये टूटना होना ना होना ये कभी भी वर्जिनिटी का या सहवास का सूचक नहीं होता है। उस पर हम लोगों ने सवाल भी कर लिया। क्लियर? हमने यहां पे सीख लिया क्लाइटोरिस के बारे में और पूरे इसकी कवरिंग के बारे में सीख लिया। तो ये है मादा के जननांग की आंतरिक और बाह्य दोनों संरचनाएं।